हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए सी सेट का जो इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कम्युनिकेशन और सी सेट में है, आपको जो है इतना ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। आप सिंपली ये जो वीडियो है इनको रेफ़र करिए, इन वीडियो को रेफर करिए सिंपली। और देखो, ये जो पार्ट है जैसे आपका इंटरपर्सनल वाला हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया, तो इससे अप्रोक्सीमेटली आपके कितने 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इन 25 क्वेश्चन में से भी अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर लिए, 12 क्वेश्चन सही कर लिए तो आसानी से हो जाएगा। और इन 12 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको ज़्यादा कोई इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं और आराम से जो है हो जाएंगे। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, थोड़ा वो करोगे और दिमाग लगाओगे और जब प्रीवियस ईयर करोगे या फिर ये वीडियो देखोगे ना, तो उससे जो क्वेश्चन को करने का तरीका आ जाएगा, क्वेश्चन को करने का तरीका आ जाएगा तो आसानी से जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके तो चलिए हम अपना मतलब क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उसको देख सकता है। और अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन देख लेना। अगर कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं नॉट या, तो हमेशा उसको एनसर्कल कर दिया करो, आसानी रहती है कि चीज़ें जो है गलत ना हो। कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ ये पॉजिटिव लिसनिंग सुन लिया और नॉट देखा नहीं और इस हिसाब से हम टिक लगा के आ जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें कोई एग्जाम में आ रही हैं तो उसको एनसर्कल कर लिया करो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव लिसनिंग, तो इसमें से कौन सा जो है पॉजिटिव लिसनिंग का फॉर्म नहीं है। सिंपल सा क्या करना है, आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव लिसनिंग के क्या टाइप होते हैं, क्या होते हैं, कुछ नहीं पता है आपको, लेकिन आपको वर्ड्स तो पता है ना, चीजें तो पता है ना। अब देखो क्या है, डायग्नोस्टिक नेगेटिव साउंड कर रहा है, नहीं। रिफ्लेक्टिव, नहीं। एम्पैथी, एम्पैथी कैसे नेगेटिव साउंड कर सकता है, किसी के लिए प्रति एम्पैथी हो, सिंपैथी हो, तो कैसे, एपैथी थोड़ी ना है जो नेगेटिव साउंड करेगा। तो एम्पैथिक और सिंपैथिक लिसनिंग नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट क्या है, जजमेंटल लिसनिंग। जजमेंटल लिसनिंग जो है वो नेगेटिव साउंड कर रहा है और यही जो है वो आपका पॉजिटिव लिसनिंग है, वो नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ना कुछ बेसिक है ना कुछ है। देखो, बहुत जीएस है पढ़ने के लिए, जीएस है पढ़ने के लिए, वहां से कट ऑफ बनती है। यहाँ सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने हैं। और अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका आ गया तो अगर 12 क्वेश्चन भी इसमें से कर रहे हो, बाकी आपके पास हिंदी बचा, इंग्लिश बचा, रीजनिंग बचा, इन चीजों को थोड़ा सॉलिड करो। देखो, क्वांट तो कुछ लोगों के लिए टफ हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि एप्टीट्यूड जो है वो कुछ लोगों के लिए टफ हो जाएगा कि एप्टीट्यूड नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग पे थोड़ी कमांड कर लो अपनी। जिसकी रीजनिंग वीक है वो कमांड कर लो, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ये हैं, अगर आते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। क्योंकि ये जो है ये कहाँ तक पढ़ोगे आप, कि मतलब कहाँ तक इतना इंटरपर्सनल पढ़ोगे, कहाँ तक इतना कम्युनिकेशन पढ़ोगे। बस आपको क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका आ जाना चाहिए और कुछ कुछ टॉपिक्स हम इसमें टच कर लेंगे, तो जिससे हमारा इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन जो है आसानी से निकल जाएगा। तो 10-12 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से करके आते हो, प्लस आपका अनसीन वाला जो है जो पैराग्राफ है वो अच्छे से आपका हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो है हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश के कुछ और क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड साथ में क्या है, रीजनिंग अच्छे से कर लो, रीजनिंग पे थोड़ा टाइम दे लो जिसकी रीजनिंग बेकार है। और एप्टीट्यूड फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस दो। तो एप्टीट्यूड अगर एक बार थोड़ा लैकिंग भी हो गया, बेसिक क्वेश्चन कर लो एप्टीट्यूड के, अदरवाइज ये लैकिंग हो गया तो, लेकिन रीजनिंग को थोड़ा सॉलिड कर लो।
33% मार्क्स लाने हैं, इतना ज़्यादा कोई सही अप्रोच रखोगे तो इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइस। तो इसमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन बैरियर है रिलेटेड टू नॉइस। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि मतलब नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, तो 25 में से 12 सही करने हैं ना, तो छोड़ दो, तो क्या जा रहा है, 12 सही करने हैं, छोड़ दो। या फिर बिल्कुल कुछ इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मतलब हाँ कि आपको कम्युनिकेशन के पूरे चीजें करनी है कि एमबीए की बुक उठा के पढ़ने लगे कि कम्युनिकेशन। भाई जीएस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, यहाँ जो है स्ट्रैटेजी लगाओ, सही से स्ट्रैटेजी लगाओ, 12 क्वेश्चन सही करके आओ, बाकी जो है बाकी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दो कि जो हाँ शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आया तो हाँ मैं अच्छे से कर लूंगा, तो उन सारी चीजों पे कि ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन आया तो हाँ मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, तो इन सारी चीजों पे जो है फोकस करो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ नॉट वर्ड का आप ध्यान रखना, नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइस। तो इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो बैरियर नहीं है। देखो तो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। अब देखो यहाँ कुछ चीजें देखो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, तो किसी चीज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है तो इट मींस कि वहां कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, कल्चरल डिफरेंस होता है तो कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है। कि अगर आपको कोई परसेप्शन प्रॉब्लम है, किसी चीज का आपने परसेप्शन रख रखा है, परपेचुअल प्रॉब्लम होती है, तो वहां भी आपको जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सिंपली आप ऑप्शन से ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपको नहीं पता हो तो चीजों को, वर्ड को देखो कि कल्चरल डिफरेंस है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बचा क्या। अब ये नहीं पता आपको डायरेक्ट आर्ची टाइप क्या होता है, लेकिन ये तीनों चीजें तो आपने एलिमिनेट कर ली ना, तो ये तीनों चीजें आपने एलिमिनेट कर ली, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, मैं बार बार समझा रही हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं और ऐसे ही सब करके आते हैं। सब लोग ऐसे ही, जो लोग सी सेट निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन ऐसे ही करके आते हैं, बशर्ते उनके पास एमबीए ना हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मास कॉम वास कॉम अगर किसी ने कर रखा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही करके आते हैं। अब क्या, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू। अब देखिए आपको कोई मैसेज जाता है, पहले एनकोडिंग होती है, फिर डिकोडिंग होती है, फिर उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है। तो एनकोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको फीडबैक मिलता है, तो फीडबैक अगर प्रॉपरली मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन ट्रांसफर होगा। अब जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आपने कुछ उसको आपने कुछ जो मैंने बोला उसको एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद आपने उसको फीडबैक दिया कि ये है, मतलब आपको क्या समझ में आया, क्या है, क्या चीज़ है। तो फिर इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो मेरा मैसेज है वो आपको सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। तो इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेस ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू, इसका आंसर हो गया फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटी आर द फॉर्म ऑफ। तो क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटी, तो कल जो है हमने पढ़ा था एक कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकता है, कल हमने पढ़ा था लेटरल कम्युनिकेशन। तो लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। लेटरल कम्युनिकेशन जो है एक तरह का हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। तो क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटी किस में बनती है, तो हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है तो वो होता है पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एट द सेम लेवल। तो मतलब आपका जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, मतलब ऑलमोस्ट जो है सेम लेवल पे जो कमिटीज हैं उसमें आपका इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो इस वजह से ये क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटी जो है बनाता है। तो ये हम देखा था, तो इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 दे रखी है, तो आपको इसको मैच करना है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एकदम आसानी से हो जाएगा। देखो पहला पार्ट क्या है, ऑल मैन आर मोर्टल, तो सारे मैन मोर्टल है, सारे मैन तो यूनिवर्सल टर्म लग रही होगी ना आपको कि हाँ ये एक यूनिवर्सल टर्म है, सारे मैन मोर्टल है, तो यूनिवर्सल टर्म अफर्मेटिव भी है ये, क्योंकि मोर्टल है तो दिस इज अफर्मेटिव ऑल्सो, तो ये अफर्मेटिव भी है, तो ऑल मैन आर मोर्टल, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव। फिर नो मैन आर परफेक्ट, तो नो मैन ऑफ परफेक्ट मतलब एक आपको इसमें नेगेटिव झलक दिख रही होगी कि सारे मैन परफेक्ट नहीं होते, कि आपको कोई बोले यू आर नॉट परफेक्ट, तो मतलब ये आपका कोई इंसान आपके आप मतलब नेगेटिव चीजें आपके बारे में बोल रहा है, तो और नो मैन आर परफेक्ट, तो मतलब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन नो मैन मतलब सारे मैनों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। ऑल मैन आर मोर्टल जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। अब सम है, तो सम का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज को, तो किसी पर्टिकुलर चीज को, तो सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो कुछ स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है, तो ये आप अफर्म कर रहे हैं कुछ इंटेलिजेंट कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, पर्टिकुलर। सम फार्मर्स आर नॉट रिच, तो कुछ फार्मर्स रिच नहीं है, तो ये दिस इज अ नेगेटिव टर्म, नॉट आ रहा है, दिस इज अ नेगेटिव टर्म, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, तो इसका आंसर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ऑल मैन आर मोर्टल अफर्मेटिव, नो मैन आर परफेक्ट यूनिवर्सल नेगेटिव, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम फार्मर्स आर नॉट रिच पर्टिकुलर नेगेटिव। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विद वन एनकाउंटर्ड अर्लियर। तो किसी भी कोई भी आपका प्रोसेस है, जैसे आपकी पास कोई सिचुएशन आई और ऑलरेडी आप जो है सिमिलर सिचुएशन से पहले एनकाउंटर कर चुके हैं, तो आप जो है अभी जो सिचुएशन आएगी उसको जो है पुरानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही जज करेंगे। तो जैसे क्या हुआ कि आपने समझो सपोज आपने किसी को पैसे दिए, एंड फिर उसके बाद उसने आपको लौटाए नहीं या कुछ ऐसे नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम में जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके दिमाग में आप जो है उसको प्रॉब्लम को ऐसे ही जज करने लगे कि यार इसको ऐसे पैसे चाहिए, फिर इसने पता नहीं लौटाए इस तरह से। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो मतलब इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा कि सिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजिंग देम अराउंड द कैटेगरी प्रोटोटाइप। तो मतलब आपका जो कॉज और इफेक्ट है कि मतलब पहले ऐसा हुआ था तो ऐसा हो रहा है, तो कॉज और इफेक्ट जो है वो रिजेंबल करने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स हिंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन सी कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को हिंडर करती हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी मेंटल स्टेट। तो क्या होता है, जैसे सपोज आप एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको मतलब एक तरीका पता है कि एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन होगा, तो आप जो है उसी तरीके मतलब आपका एक मेंटल सेट बना हुआ है ना उस क्वेश्चन को करने के लिए, आपका एक उस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेंटल सेट बना हुआ है, तो आप जो है उसी तरीके से उस क्वेश्चन के पीछे लगे हुए हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे मेथड से वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। तो ये मैंने मतलब एप्टीट्यूड के टर्म में आपको एक बताया, तो आप इसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक मेंटल सेट होता है किसी चीज को करने के लिए, कि मतलब आपको क्या होता है कि मेंटल सेट का मतलब कि किसी भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा जो ऑलरेडी आप अप्लाइड कर चुके हैं। सपोज एक मैथ्स का कोई क्वेश्चन है,
मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं और आप अब उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देख पा रहे हैं कि हाँ कि ये क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व होगा, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाया है क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो फिक्स्ड हो गई है। तो फिक्स्ड हो गई है तो वो सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं देख पा रहे हैं। तो यही आपका मेंटल स्टेट जो है हिंडर क्रिएट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Which of the following decision making style take longer time? तो इसमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है वो लॉन्गर टाइम होता है? तो हम 4 आपके डिसीजन मेकिंग स्टाइल होते हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हम इसमें जो है डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन करेंगे, इंटरपर्सनल इन कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग जो है दोनों के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम 4 डिसीजन मेकिंग आपके देख लेते हैं। देखो, एनालिटिकल, तो एनालिटिकल क्या होता है? कमिटेड टू फाइंडिंग द बेस्ट आंसर, एंजॉय द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंफर्टेबल है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा के साथ। एक इनोवेटिव होता है, थ्राइव ऑन कंट्रोल, विल टेक एज लॉन्ग एज नीडेड टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन। तो विल टेक एज लॉन्ग एज द नीडेड टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन। टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीजन मेकिंग टेक्स द लॉन्गर टाइम। तो इसमें क्या है कि बेस्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो हमें पता था, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे एनालिटिकल। और अगर ये चीज हमें ना पता हो, अगर ये चीज हमें ना पता हो तब हम क्या करेंगे? अगर हमें ये चीज नहीं पता है कि एनालिटिकल क्या होता है, बिहेवियरल क्या होता है, डायरेक्टिव क्या होता है, तो एक आप गैस वर्क इसमें खेल सकते हैं। एनालिटिकल, कोई एनालिटिकल चीज क्या होती है? अब देखो, जैसे यही यूपीपीएससी का देख लो, जीएस का पेपर, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, तो उसमें आप उसको डिसाइड करने में ज्यादा टाइम लेते हो ना, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या है, फैक्चुअल में तो पता है कि एक चीज है और कर दिया और सही हो गई। एनालिटिकल में क्या है कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है चीजों को लेके, और फिर उसको पूरी इंफॉर्मेशन को आपको एग्जामिन करना होता है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगाती है। अब कोई पूछे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप एकदम लगा दोगे क्या इंडिया की कैपिटल क्या है, तो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, एकदम लगा दोगे। लेकिन फिर अगर कोई पूछे कि माउंटेन की हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है, तो इन सारी चीजों को आप सोचने में, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर चाहिए, तो आपको एग्जामिन करने में भी टाइम लगेगा। तो दीज सिचुएशंस टेक द लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस सेक्टर इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो दिस इज सिंपली अ मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स क्वेश्चन की डेफिनेशन है जो आपको दे दी गई है। तो प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस सेक्टर इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है? एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर भी निकालते हैं ना, तो 360 एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं 360 डिग्री से, तो वो ही चीज है। तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस सेक्टर इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये डेफिनेशन दे दी है आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिर्फ पढ़ के आप अपना दिमाग खुला रखिए, चीजों को पढ़िए, उनको समझने की कोशिश करिए और ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट करके आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द फ्रेमिंग इफेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग का मतलब है कि कोई भी चीज जैसे आपको प्रोड्यूस हो रही है, आपको प्रेजेंट हो रही है, किस तरह से आपको फ्रेम करके दिया जा रहा है। जब जैसे ये आप वीडियो ही देख रहे हो, तो किस तरह से आपको फ्रेम करके दिया जा रहा है, तो ये फ्रेमिंग है। तो डिसीजन मेकिंग में इस फ्रेमिंग का क्या इफेक्ट होगा? तो इस फ्रेमिंग का क्या इफेक्ट होगा? तो इस फ्रेमिंग का क्या इफेक्ट होता है कि
द वे इन विच द ऑप्शन आर रिप्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन। मतलब फ्रेमिंग का कि मतलब किस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, उस तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं, उस तरह से हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाते हैं। अब देखो बाकी देख लो, चूजिंग द ऑप्शन हैविंग द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो यूटिलिटी के बारे में तो फ्रेमिंग इफेक्ट में कोई बात है नहीं। प्रेजेंटेशन के बारे में है कि कोई चीज फ्रेम कैसे हो रही है, a kind of set point thought in wrong direction looking for evidence। तो ये तो एब्सर्ड ही लग रहे हैं, अगर थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि फ्रेमिंग इफेक्ट का क्या फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है कि मतलब जब हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो पाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे प्रेजेंट हो रही है, तो उससे इन्फ्लुएंस हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the tendency of a member in a highly cohesive group to lose critical evaluation decision making capabilities is called। मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी एक हाईली कोहेसिव ग्रुप है, वो अपना जो है क्रिटिकल एवेल्यूएशन डिसीजन मेकिंग जो है वो कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं। मतलब अगर आप एक ग्रुप में हैं, कोई एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है, सपोज जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है और वहां सब लोग हैं, सपोज अ ग्रुप ऑफ मेन है, ग्रुप ऑफ मेन दे आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द पेट्रियार्कल सोसाइटी और द जेंडर इक्वालिटी व्हाटएवर इट इज, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो एक या दो लोग बोलते हैं कि एक या दो लोग बोलते हैं कि आई डोंट फेवर द जेंडर इक्वालिटी, आई बिलीव इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी और फेमिनिज्म और इन सब के बारे में आई डोंट केयर। तो एक दो लोग बोलते हैं, तो फिर उसके बाद जो बाकी लोग हैं जो मतलब जो थोड़ा इसमें अपना क्रिटिकल एवेल्यूएशन देना चाह रहे थे या कोई भी चीज में, वो अपना वो क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो है खो देते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन डिसीजन मेकिंग, जैसे अगर कोई आपको कोई काम करना है उस फील्ड में, आपको कोई चीज उससे रिलेटेड डिसाइड करनी है, तो अदर मेंबर जो हैं दे लूज देयर क्रिटिकल एवोल्यूशन, तो वो अपना क्रिटिकल एवोल्यूशन खो देते हैं। तो दिस टेंडेंसी ऑफ अ मेंबर, इसको बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग। तो मतलब एक हार्मनी की डिजायर होती है जिस वजह से इरेशनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है ना कि आप सोसाइटी में होते हो कि यार जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर पेरेंट्स ही, जैसे आप कोई चीज बोल रहे होते हो या पेरेंट्स ही बोलते हैं, ऐसे सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। तो व्हाट दे आर डूइंग, तो व्हाट दे आर डूइंग दैट दे आर डिजायर फॉर द हार्मनी, कि मतलब सोसाइटी के साथ रहेंगे, एक हार्मनी रहेगी। अब अपना अपना करने लगेंगे तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो वो हार्मनी, तो डिसीजन मेकिंग में भी ऐसे ही होता है कि मतलब अगर कि मतलब हार्मनी के चक्कर में जो है आप इरेशनल डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, तो इसकी टेंडेंसी को बोलते हैं ग्रुप थिंक। तो मुझे लगता है अब इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अपने अपने एग्जाम्पल फिट करके इसको समझ लेना। डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न विद कीपिंग एवरीवन हैप्पी। तो एवरीवन हैप्पी, तो हैप्पी, अब देखो अभी इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बिहेवियरल स्टाइल क्या होता है, लेकिन उससे पहले सिंपल सा एक चीज देख लो, कीपिंग एवरीवन हैप्पी। हैप्पी इज व्हाट, क्या हैप्पी इज अ बिहेवियर, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी बोल लो है। तो बिहेवियर है, तो इसमें क्या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, कंसेप्चुअल, डायरेक्टिव, एनालिटिकल बिहेवियर, तो बिहेवियर टर्म ऐसे दिख रही है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगा के आ सकते हो। लेकिन क्या अब प्रॉपर तरीके से इसको देख लेते हैं। कुछ लोग इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे कि ये मैम ऐसे कैसे आप बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो। तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर कुछ लोग उससे सेटिस्फाई हो जाना। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बता रही हूँ, सब नहीं पढ़ सकते हो, क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे। कुछ चीजें आती होंगी और कुछ चीजें आपको क्वेश्चन और ऑप्शन से जो है वो निकालनी पड़ेंगी। तो इन बिहेवियर स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग जो ऑल पीपल फील इंक्लूडेड एंड इम्पॉर्टेंट, दिस इज मतलब बिहेवियर स्टाइल ऑफ थिंकिंग में क्या होता है कि सारे लोग फील करते हैं कि वो इंक्लूडेड एंड इम्पॉर्टेंट है, और इस ये कंसर्न का होता है कि सबको खुश रखना है। तो सबको खुश रखना है। तो देखिए
बिहेवियरल क्या होता है कि एक जनरली सपोर्टिव होता है, एक टीम प्लेयर होता है, एम्पैथिक नेचर होता है, लुक टू अदर फॉर एडवाइस, गेट बाय इन फ्रॉम स्टेक होल्डर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, परसुएसिव नेचर होता है, गुड कम्युनिकेटर होते हैं, रिलाइड ऑन इम्प्लाइड डाटा, एग्जाम्पल रीडिंग पीपल. दीज आर द बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग. तो आपको क्लियर हो गया होगा. वही सब लिखा था ना जो हम थोड़ा क्वेश्चन और ऑप्शन को देख के इम्प्लीमेंट किया था हमने आंसर निकालने के लिए. डेफिनेशन में वही लिखा हुआ था, तो कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा हुआ था, बस हमने उसको बहुत लेम लैंग्वेज में बोल दिया. तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज वेरी लेम. तो ऐसा लेम नहीं है, चीजें वही थी, बस भाषा को मतलब उसको बोलने का तरीका, उसको प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन चीजें वही थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द आउटकम ऑफ एनी डिसीजन. इनमें से कौन सा रूल नहीं है कि एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड टू आउटकम ऑफ एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन आने का जो है इसमें से कौन सा रूल नहीं है. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मतलब ये पढ़ा होगा तो तभी इसको कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो. देखो इतने सारे क्वेश्चंस थे, इसमें से हमने कितने क्वेश्चन छोड़े? 2 क्वेश्चन छोड़े हैं अभी तक. 2 क्वेश्चन छोड़ना डजंट कॉस्ट मच, कोई कॉस्ट नहीं करता है 2 क्वेश्चन छोड़ना. 2 क्वेश्चन छोड़ना इज ओके, है ना, इज वेरी वेरी ओके. फिर भी हम इसको देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ आउटकम ऑफ एनी डिसीजन. तो इसका आंसर हो गया किसी भी एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ आउटकम ऑफ एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन का आउटकम निकालने के लिए जो उसके रूल्स होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस, कितना रिप्रेजेंटेटिवनेस है, एविबिलिटी और एडजस्टमेंट. मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस कितना है, उसकी एविबिलिटी कितनी है, और कितना एडजस्ट हो रहा है. जो यूटिलिटी है वो जो है डिसीजन निकालने का जो है वो रूल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिम्स इट प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन. इफ प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो कोई एक प्रेडिकेट टर्म है वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कहां और होगी. अब देखो इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं. तो ये कैटेगोरिकल फॉर्म है, इसमें सारे जो तीनों स्टेटमेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं. जैसे अब देखिए ये हो गया आपका कंक्लूजन लास्ट में. इसमें 3 चीजें होती हैं, मेजर प्रेमाइस होता है, माइनर प्रेमाइस होता है. तो जैसे ऑल कॉमेडियंस आर शाय, तो ऑल कॉमेडियंस आर शाय, माइनर प्रेमाइस है सम कॉमेडियंस आर गुड एक्टर, सम कॉमेडियंस आर गुड एक्टर. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो ऑल कॉमेडियंस आर शाय, ऐसे ही बनाते हो ना आप, ऑल कॉमेडियंस आर शाय, फिर ऑल कॉमेडियंस आर शाय, फिर सम कॉमेडियंस आर गुड एक्टर्स. एक सेकेंड, ये हो गया, कॉमेडियन हो गया यहाँ, और कॉमेडियन, ये हो गया आपका शाय. तो ऑल कॉमेडियंस आर शाय पीपल, सम कॉमेडियंस आर गुड एक्टर्स. सम कॉमेडियंस आर गुड एक्टर. तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सम गुड एक्टर्स आर
शाय पीपल। तो ये आपका हो जाएगा सम गुड एक्टर्स आर शाय पीपल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इन अ वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म इफ प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो अगर प्रेडिकेट टर्म जो है कंक्लूजन में है तो यहां प्रेडिकेट टर्म क्या है, शाय पीपल। तो शाय पीपल इज अ प्रेडिकेट टर्म हेयर। अगर प्रेडिकेट टर्म कंक्लूजन में है तो ये कहां भी होना चाहिए, तो आप देखिए कहां है, तो ये है, ये मेजर प्रेमाइस में भी है। तो ये समझ में आ गया होगा, प्रेडिकेट टर्म यहां होना चाहिए, तो ये मेजर प्रेमाइस में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अब प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का एट्रीब्यूट है, तो मतलब आप बता दो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो क्या मतलब उस चीज का क्या बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इंडक्टिव आर्गुमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी प्रेमाइसेस, कोई भी आपकी प्रेमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन जो है बहुत हार्डली होगा कि वो फॉल्स होगा। कोई भी अगर चीज है मतलब कि प्रेमाइस है, अगर वो ट्रू है तो कंक्लूजन बहुत ही जो रेयर है कि वो फॉल्स होगा। तो दिस इज इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है, मतलब इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ होता है। तो प्रोबेबिलिटी भी वही चीज है, प्रोबेबिलिटी जो है एट्रीब्यूट है इंडक्टिव आर्गुमेंट का। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर आर टेंड टू बी गुड एट डिस्कवरिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, तो क्रिएटिविटी से आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कोई कंसेप्चुअल बात हो रही है, तो जो क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है, मतलब यहां से आप देखोगे कि ये डायरेक्टिव लिखा है, एनालिटिकल लिखा है, कंसेप्चुअल लिखा है, बिहेवियर लिखा है, तो ये किसके बारे में जो है बात हो रही होगी। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो ये कंसेप्चुअल ही होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको क्वेश्चन को करने का कि कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकिंग। दूसरा तरीका क्या है भैया, डेफिनेशन पता होनी चाहिए अच्छे से। तो ठीक है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो कंसेप्चुअल क्या होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड, क्रिएटिव, कंफर्टेबल विद। डेफिनेशन इज जस्ट फॉर, मतलब सिर्फ आपको इसलिए ही बताई जा रही है कि आप लोगों को यह ना लगे कि ये हवा हवा में सब कुछ हो रहा है। तो डेफिनेशन, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू रीड दीज डेफिनेशंस, हार्डली देयर इज अ नीड टू रीड दिस डेफिनेशन। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अपना एनालिटिकल एस्पेक्ट लगाओ चीजों में, थोड़ा मतलब चीजों को बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करो। सारे जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में और ऑप्शंस में, उनको कलेक्ट करने की कोशिश करो। देखो, बेस्ट आंसर निकालो, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करो, इस तरह से जो है अपना आंसर बेस्ट निकालो। हम कहाँ थे, अच्छा कंसेप्चुअल पे थे। क्रिएटिव होना चाहिए, कंफर्टेबल विद व्हाट इफ्स, जनरली ओपन माइंडेड विद ब्रॉड आउटलुक, ह्यूमैनिटेरियन ऑफ हाउ डिसीजन विल इफेक्ट, थिंक इन द फ्यूचर, एंजॉय कमिंग अप न्यू आइडियाज। तो आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो 25 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। इसमें से हमने कितने क्वेश्चन छोड़े, 2 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन हमने अपने दिमाग लगा के, थोड़ी चीज़ें हमें पता थी, थोड़ी नहीं पता थी, थोड़ी ऑप्शन से देख ली थी, थोड़ी क्वेश्चन से देख ली थी, और मोस्टली हमने सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे। अब यहाँ हम बहुत फ्री एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, हम यहाँ आंसर भी देख पा रहे हैं, तो इसलिए हम 2 क्वेश्चन छोड़ पाए। एग्जाम में जो है आप आराम से जो है 12
12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से ये जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इनको सबको देख लेना, क्वेश्चन करने का तरीका आ जाएगा और चीज़ें जो है और आसान लगने लगेंगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। करंट अफेयर कोर्स है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 कोर्सेज हैं इसमें। एक ये CPPSC कोर्स है, इसमें नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, करंट अफेयर होंगे, एक टेस्ट सीरीज है और एक करंट अफेयर है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।